नमस्कार साथियों, मैं मनीष बंसीवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी ओआरजी के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान में होने वाली 1857 की क्रांति के बारे में, या फिर आप यूँ कर सकते हैं कि हम आज डिस्कस करेंगे 1857 के विद्रोह के बारे में। देखिए साथियों, यह विद्रोह बहुत ही बेहद बड़ा विद्रोह था और यह बहुत ही खतरनाक विद्रोह था। अगर यह विद्रोह सफल हो जाता तो तत्काल के अंतर्गत ही हमारे को हिंदुस्तान के अंतर्गत स्वतंत्रता की प्राप्ति हो जाती थी। परंतु साथियों, कुछ ऐसे कारण थे या फिर कुछ ऐसे अपवाद हुए थे जिनके कारण हमारे को इस विद्रोह में सफलता नहीं प्राप्त होती है और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे वह इस विद्रोह के अंतर्गत एक असफल प्रयास करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं साथियों इसके बारे में जानकारियों की, और मैं आपको पूरी बेहतरीन तरीके से साथियों पूरी डिटेल में पूरे विस्तृत तौर पर जानकारियां प्रदान करूंगा। आप क्लास में बने रहिएगा और क्लास को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा। साथ ही अपने सभी प्रियजनों में, अपने सभी मित्रों में इस क्लास को एक बार शेयर अवश्य कर दीजिए, जिससे कि वे लोग भी आपके साथ में आकर आपके साथ में जुड़ सके और बेहतरीन जानकारियाँ जो कि आप लोग यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं वे भी प्राप्त कर सकें। आइए साथियों शुरुआत करते हैं इस क्रांति की। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है 1857 का विद्रोह। देखिए साथियों, विद्रोह कहें या फिर क्रांति कहें, दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, तो आप इसे विद्रोह या फिर क्रांति दोनों ही नाम दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है विद्रोह से पूर्व राजस्थान, और इसके पश्चात में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे विद्रोह के प्रमुख कारण। ठीक है, तो देखिए हम आपको बताएंगे इस क्लास के मध्य में कि भाई किस प्रकार से विद्रोह से पूर्व राजस्थान की पृष्ठभूमि थी, राजस्थान में किस प्रकार का वातावरण बना हुआ था कि भाई विद्रोह फिर होता क्यों है। ठीक है, तो जो वो जानकारी हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। साथियों देखिए, मैंने आपने हेडिंग डाल दीजिए आप भी, और मैंने भी डाली है कि भाई विद्रोह से पूर्व राजस्थान। ठीक है, तो देखिए हमारा सबसे पहला पॉइंट बनता साथियों कि भाई 1707 ईस्वी में केंद्रीय नेतृत्व का अभाव हो जाता है। ठीक है भाई, केंद्रीय नेतृत्व का अभाव किस प्रकार से होता है तो आप समझ सकते हैं कि भाई 1707 ईस्वी में औरंगजेब जो कि मुगल बादशाह हुआ करता था, इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसकी मृत्यु के पश्चात में आपको पता होगा साथियों, जब समाज में किसी बड़े व्यक्ति की मृत्यु होती है तो पूरे समाज में छोटे छोटे नेता उभर कर आते हैं जो कि अपना प्रभाव स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो इसी प्रकार से जब केंद्रीय नेतृत्व का अभाव हुआ, यानी कि मुगल शासक हमारे औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, उसके पश्चात में संपूर्ण हिंदुस्तान में ही साथियों, हम राजस्थान की बात नहीं करते हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंतर्गत ऐसी स्थिति थी कि भाई हर जगह जगह छोटे छोटे राज्य स्थापित हो रहे थे, छोटे छोटे शासक जो एक तरीके से उभर कर आ रहे थे और अपने राज्य के स्थापित करने के लिए कुछ कुछ प्रयास कर रहे थे। तो इसी कड़ी में साथियों राजस्थान भी अछूता नहीं रहने वाला था, क्योंकि राजपूतों की स्थिति साथियों यहाँ पर थी। क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि भाई पहले राजपूतों का शासन ही हुआ करता था और कुछ राजपूत ऐसे थे जो कि मुगलों के अधीन थे और कुछ उनके एक तरीके से अधीन ना थे। तो इस प्रकार की स्थिति थी और राजपूतों का ही शासन यहाँ पर हुआ करता था, परंतु एक तरीके से मुगल जो कि केंद्रीय सत्ता में थे तो साथियों उनका डर भी इन्हें बना रहता था। परंतु अब मुगल नहीं रहे हैं, यानी कि मुगलों में साथियों जो केंद्रीय नेतृत्व था औरंगजेब वह एक्सपायर हो चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो अब सभी को एक तरीके से मौका मिल चुका था अपने आप को सिद्ध करने का। तो सभी लोग होते हैं जो कि छोटे छोटे शासक होते हैं और उभर कर आते हैं और अपना राज्य स्थापित करने की भागदौड़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर अगली लाइन में लिखा है छोटे छोटे राज्यों का उदय होने लगा। तो देखिए, मैंने पूरे डिटेल में ना लिखकर एक तरीके से ब्रीफ जानकारियाँ आपके लिए लिखी है, तो प्लीज़ आप इन्हें नोट कीजिएगा और जो मैं बोलता हूँ आप उन्हें भी एक बेहतरीन तरीके से अपनी नोटबुक में लिखते हुए आगे बढ़िएगा। साथियों देखिए, मैंने पहले बताया था कि 1707 ईस्वी में केंद्रीय नेतृत्व का अभाव होता है। केंद्रीय नेतृत्व में मैंने आपको बताया था भाई औरंगजेब। ठीक है, अब इसके बाद में मैंने बताया कि भाई उसकी मृत्यु के पश्चात में पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में छोटे छोटे राज्यों का उदय होने लगता है। ठीक है, आगे जानकारियां प्राप्त करते हैं। तो देखिए, उदय के पश्चात में अपने विस्तार हेतु वे लोग झगड़ने लगते हैं। ठीक है, तो देखिए जब छोटे छोटे राज्यों का उदय हो चुका है, अपने अपने राज्य स्थापित हो चुके हैं, तो अब सबको पता होता है कि भाई राज्य स्थापित कर लिया तो अब क्या करेंगे, अब राज्य का विस्तार करेंगे। ठीक है, तो राज्य के विस्तार के लिए वे अपने सभी जो पड़ोसी हुआ करते थे, अपने जो सगे संबंधी हुआ करते थे, उनसे विवाद करने लगे थे। ठीक है, तो जब उनसे विवाद होता है तो दोनों पक्षों में जब विवाद होता है और एक पक्ष को साथियों आपको पता भी है विजय करनी भी होती है, तो देखिए यहाँ पर होता है कि भाई दोनों पक्ष एक दूसरों से लड़ने झगड़ने लगते हैं। अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, विवादों में अपना पक्ष भारी करने के लिए मराठों और पिंडारियों का सहयोग लेने लगते हैं। अगर साथियों आप यूँ कर सकते हैं कि भाई मराठों और पिंडारियों को हटा दें, तो आप कह दीजिए कि भाई ये लोग बाहरी शक्ति का सहयोग लेकर अपने सामने वाले पक्ष को पराजित करने की भावना रखने लगते हैं।
तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि भाई उदय हुआ, उदय के पश्चात में विस्तार के लिए लड़ने झगड़ने लगते हैं और उसके पश्चात में यह विवादों के अंतर्गत यानी कि लड़ाई झगड़ों में विजय की प्राप्ति के लिए अपने जो राज्य से बाहर के लोगों को बुलाते हैं। ठीक है, तो राज्य से बाहर के लोग कौन होते हैं साथियों? देखिए यह मराठा, पिंडारिया, ये कुछ ऐसी जातियां हैं जो कि हमारे महाराष्ट्र यानी कि वर्तमान महाराष्ट्र क्षेत्र से आई थी और ये आकर एक तरीके से ये जो वेतनभोगी हुआ करते थे, इन्हें जो भी पहले पैसा देगा और अपनी ओर शामिल कर लेगा तो ये लोग उसकी पक्ष में लड़ाई किया करते थे। तो ठीक है, तो इस प्रकार के यानी कि जो मराठा और पिंडारियों का इन्होंने सहयोग लेना आरंभ कर दिया था। अगर साथियों एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भाई सबसे पहले राजस्थान के अंतर्गत मराठों या फिर पिंडारियों का आगमन कहाँ पर हुआ था, तो ये साथियों हमारे हुआ था बूंदी राजवंश में। ठीक है, बूंदी की जो एक तरीके से रानी हुआ करती थी आनंद कंवरी। आनंद कंवरी ने अपने पुत्र को उत्तराधिकार दिलवाने के लिए एक तरीके से मराठा सरदार हलकोर को आमंत्रित किया था। तो वहां पर सबसे पहले मराठों का आगमन होता है जो कि राजस्थान के बूंदी राज्य में होता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनता है कि भाई सबसे पहले मराठों का आगमन राजस्थान की किस रियासत में हुआ था या फिर किस राज्य में हुआ था, तो आपको आंसर देना होगा बूंदी में। किसने बुलाया था? तो बूंदी जो कि शासक हुआ करते थे बुद्ध सिंह, उनकी पत्नी रानी आनंद कंवरी ने बुलाया था अपने पुत्र को उत्तराधिकार दिलवाने के लिए। ठीक है, तो देखिए जब मराठा लोग यहाँ पर आते हैं तो वे लोग भी देखते हैं कि भाई हमारे लिए व्यापार का बड़ा अच्छा मौका है और हम यहाँ पर चाहें तो अपना राज्य स्थापित कर सकते हैं। साथियों राज्य नहीं, वे लोग राज्य स्थापित नहीं करना चाहते थे, वह केवल अपना आतंक बनाना चाहते थे और वह धन की प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकते थे। तो इस प्रकार से वे देखते हैं कि भाई यहाँ पर जो शासक वर्ग हैं वो हमारी सहायता चाहता है, तो हम उन्हें सहायता प्रदान करते हुए अपना जीवन काल आगे बढ़ाते हैं और अपार धन संपदा इकट्ठी करते हैं। तो इस प्रकार से देखें कि भाई सबसे पहले मराठों का आगमन होता है और विवादों में यह लोग जो कि शासक के साथ में मिलकर सामने वाले पक्ष को पराजित करने के लिए युद्ध लड़ने लगे। अब ठीक है, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है पूरी डिटेल में, पूरे विस्तृत तौर पर। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैंने लिखा है पिंडारियों मराठों ने अपनी आय व प्रभाव बढ़ाने हेतु, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने पिंडारियों और मराठों ने अपनी आय व प्रभाव बढ़ाने हेतु शासकों के मध्य में मतभेद और विवाद उत्पन्न करने लगे। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि भाई मराठों और पिंडारियों जो हैं ये युद्धों में शामिल हो रहे हैं, परंतु अब इन्हें लगता है कि भाई अब हमारी आवश्यकताएं बढ़ चुकी हैं। क्योंकि साथियों आपको पता है भाई जब मन में लालच आता है तो व्यक्ति एक तरीके से अपने सोर्स को बढ़ाने का या फिर अपनी आय को बढ़ाने का प्रयास हमेशा करता है। ठीक है, तो जब इनके मन में लालच आता है कि भाई अब हमारे को हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और भी ज़्यादा अधिक धन की आवश्यकता है या फिर और भी ज़्यादा एक तरीके से काम की आवश्यकता है, तो इस प्रकार से ये लोग देखते हैं कि भाई युद्ध तो कभी होता है, तो तत्काल के अंतर्गत जब एक तरीके से युद्ध ना हो तो उस समय में हम क्या करेंगे। तो इसीलिए इन्होंने शासकों के अंदर यानी कि दो शासक होते हैं उनके अंदर एक तरीके से उनसे मिलकर उनके आपसी मनमुटाव स्टार्ट कर दिए। ठीक है, उनके अंतर्गत यानी कि विवाद उत्पन्न करवाना इन्होंने शुरू कर दिया था। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि भाई मराठों और पिंडारियों ने अपनी आय व प्रभाव बढ़ाने हेतु शासकों के मध्य मतभेद और विवाद उत्पन्न कराने यह लगे थे। यानी कि एक तरीके से लड़ाई झगड़ा करवाना शुरू कर दिया, एक दूसरों के पक्ष में इसको पक्ष में भड़काना, उसको उसके पक्ष में भड़काना। तो इस प्रकार के कार्य मराठों और पिंडारियों ने स्टार्ट कर दिए थे। आगे बढ़ते हैं तो देखिए मैंने लिखा है पश्चात में पिंडारियों और मराठों ने राज्य में लूटपाट चोरी डकैती को भी शुरू कर दिया था। तो देखिए जब यहाँ पर साथियों मैंने बताया है कि भाई ये विवाद उत्पन्न कराने का कार्य स्टार्ट करते हैं और इसमें भी कुछ सफलता ना मिल पाने के कारण देखिए विवाद भी होते तो हैं, परंतु शासक वर्ग भी समझदार हैं, वह भी कुछ सोच समझ कर कार्य करते हैं। तो ये लोग देखते हैं कि भाई इस काम में भी हमारे को सफलता कम ही प्राप्त हो रही है, तो ये एंड में देखते हैं कि भाई अब ये लोग हमारे अधीन हैं और सुरक्षा का जिम्मा हमारे साथ में ही है। क्योंकि भाई इन्हें किसी भी राज्य से युद्ध करना होता है तो ये हमारी सेना के ऊपर निर्भर होते हैं और हमें धन देकर ही यह युद्ध करने के लिए हमारी सेना लेकर जाते हैं। तो इस प्रकार से ये देखते हैं कि भाई एक तरीके से इनकी सुरक्षा हम लोग ही तो कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से देखते हैं कि अगर मान लीजिए हम लोग ही इन पर आक्रमण कर देते हैं तो ये क्या करेंगे। तो इस प्रकार से मराठों और पिंडारियों के मन में विचार आता है कि भाई हम लोग अब इनके राज्य को लूटेंगे, चोरी डकैती करेंगे और यहाँ पर एक तरीके से अपना आतंक स्थापित करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि भाई राजस्थान क्षेत्र के अंतर्गत यानी कि जितने भी राज्य हुआ करते थे वहां पर मराठों पिंडारियों का आतंक स्थापित हो चुका था और वे लोग एक तरीके से जब वो सहायक की भूमिका में राजस्थान में एंट्री करते हैं परंतु यह यहाँ पर भक्षक के तौर पर कार्य करने लगते हैं।
तो आप समझ सकते हैं कि भाई पूरे राजस्थान के शासक जो भी थे तत्काल के अंतर्गत वह इनके प्रभाव से त्रस्त हो चुके थे, क्योंकि राजस्थान में कोई ऐसी रियासत नहीं बची थी जहां पर एक तरीके से मराठों का प्रभाव न रहा हो, मराठों से उस रियासत ने युद्ध न लड़ा हो और मराठों ने वहां पर जाकर लूटपाट ना करी हो। तो इस प्रकार से पूरे राजस्थान के अंतर्गत मराठों का प्रभाव जमा हो जाता है और एक तरीके से उनका आतंक स्थापित हो जाता है और पूरा शासक वर्ग जो कि इनसे चिंतित रहता है, इनके प्रभाव से नाराज रहता है। और आगे बढ़ते हैं, जानकारियां जो कि हमारे लिए बनती है वो देखिए क्या बनती हैं। तो देखिए पश्चात में शासक वर्ग को राज्य की रक्षा हेतु कंपनी के साथ में संधियां करनी पड़ती है। देखिए साथियों पूरे शॉर्ट में मैंने लिखा है और परंतु मैं आपको पूरे विस्तृत तौर पर अध्ययन करवाने की कोशिश कर रहा हूं, तो प्लीज जुड़े रहिए क्लास को क्लास में लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैंने लिखा था, मैंने बताया था कि भाई तत्पश्चात शासक वर्ग को राज्य की रक्षा हेतु कंपनी के साथ में संधियां करनी पड़ती है। देखिए कंपनी क्या चीज है, राज्य क्या चीज है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए जब शासक वर्ग होता है, शासक वर्ग साथियों, शासक वर्ग आपको पता है वे राजा महाराजा होते हैं, वे लोग थे, ठीक है। अब उनका राज्य भी था जहां पर पिंडारी और मराठा लूटपाट का कार्य कर रहे थे। तो इस लूटपाट से देखते हुए शासक वर्ग चिंतित होता है और उन्हें लगता है कि भाई अब हमारे राज्य की सुरक्षा और एक तरीके से उसकी भौगोलिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि भाई जब आज ये लूटपाट कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं, चोरी डकैतियां कर रहे हैं, तो कल को ये हमारे राज्य पर अपना अधिकार भी स्थापित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से शासक वर्ग चिंतित होता है और वह जो कंपनी होती है साथियों, कंपनी क्या है, तो यह ईस्ट इंडिया कंपनी है। आप इसे नोट कीजिएगा कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में वह संधि करते हैं। और संधि कौन सी होती है? संधि साथियों वह संधि होती है कि भाई कंपनी कहती है कि भाई हम आपकी सुरक्षा का जिम्मा लेते हैं और अब आपकी सुरक्षा हमारे जिम्मे रहेगी। और कंपनी साथियों आपको बताऊंगा मैं कि भाई कंपनी इन लोगों को एक तरीके से उनकी बाहरी सुरक्षा का वादा करके एक तरीके से इनसे हस्ताक्षर करती है, इनके साथ में संधियां स्थापित करती है। परंतु कंपनी भी कुछ समय पश्चात में अपने वादे से मुकर जाती है और वह अपने अलग अलग कार्य जो कि अपने मन के होते हैं वह करने लगती है। तो आपको बताऊंगा, आगे बने रहिए क्लास में। अब देखिए मैंने लिखा है कि भाई कंपनी ने शासकों को उनकी सुरक्षा का पूर्ण विश्वास दिलवाकर, देखिए यहाँ पर बताया था मैंने, कंपनी ने शासकों को उनकी सुरक्षा का पूर्ण विश्वास दिलवाकर सर्वप्रथम 15 नवंबर 1817, ठीक है, आप इस चीज को नोट कीजिएगा, सर्वप्रथम 15 नवंबर 1817 को करौली राज्य से तथा 1823 में अंतिम सिरोही राज्य से संधि करी थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने या फिर अंग्रेजों ने सर्वप्रथम संधि किस राज्य से करी थी? राजस्थान के अंतर्गत। यह क्वेश्चन कई बार बना हुआ है और आरपीएससी के साथ ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेवरेट भी है, तो आप इसे नोट कीजिए कि भाई सबसे पहले संधि करी थी हमारे करौली राज्य के साथ में। कब करी थी? तो 15 नवंबर 1817 को। और अगर बात करते हैं अंतिम संधि के बारे में कि भाई राजस्थान का ऐसा रियासत कौन सी थी जो कि अड़ी रही और सबसे एंड में संधि करती है, तो वो संधि करने वाली रियासत कौन सी है? 1823। देखिए साथियों यहाँ पर 1823 की बात आती है तो एकमात्र रियासत है ये, और बाकी जो बची हुई रियासतें थी साथियों उन सभी ने 1817-18 के मध्य में लगभग 100% संधियां कर ली थी। तो 17 से 18 के मध्य में अधिकांश राज्यों ने अपनी संधियां हस्ताक्षर कर दी थी, परंतु केवल एकमात्र रियासत थी जो कि 23 में करती है, तो वह कौन सी होती है? सिरोही संधि, ठीक है साथियों। इस प्रकार से मैंने आपको राजस्थान के बारे में जानकारी प्रदान करी है कि भाई 1857 की क्रांति से पूर्व राजस्थान की पृष्ठभूमि किस प्रकार की होती है, यहाँ पर किन लोगों का शासन होता है और किस प्रकार से उनके शासन में अड़चने आने लगती है। अब आगे बात करते हैं। तो देखिए मैंने आपको अभी तक बताया है कि भाई यहाँ पर संधियां हस्ताक्षर हो चुकी है। किन किन के मध्य में हुई है? तो साथियों 1823 जो अंतिम साल होता है जहां पर अंतिम राज्य सिरोही के द्वारा भी हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं, यानी कि संपूर्ण राजस्थान की सुरक्षा का जिम्मा अब कंपनी के हाथों में आ चुका है। अब देखिए साथियों आपको पता होगा कि वह सुरक्षा करने वाले के मन में सबसे पहले एक तरीके से गलत भावनाएं पैदा होती है, क्योंकि वह सोचता है कि भाई यह पूरा राज्य या फिर ये सभी लोग मेरे आश्रय पर तो ही तो रह रहे हैं, क्योंकि भाई इन्हें ही तो मैं सुरक्षा प्रदान कर रहा हूं। अगर मान लीजिए मैं इन्हें सुरक्षा न प्रदान करके मैं ही इनकी जड़ें समाप्त कर दूं या फिर इन्हें खत्म कर दूं तो ये मेरा क्या बिगाड़ देंगे। तो इस प्रकार से कंपनी सोचती है कि भाई अब हम यहाँ पर व्यापार करने आए थे, अब हम यहाँ पर शासन कार्य स्थापित करते हैं। तो इस प्रकार से कंपनी ने कुछ ऐसे कार्य किए जिससे कि पूरे राज्य में कंपनी का प्रभाव बढ़ने लगा और कंपनी जो एक तरीके से बाहरी सुरक्षा का वादा करके सत्ता
में आई थी या फिर प्रभाव में आई थी, वह राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगती है। राज्य के सामंत वर्ग, राज्य के मंत्री वर्ग, राज्य के शासक वर्ग और भी अन्य कई व्यक्तियों के या फिर अन्य कई वर्गों के इन्होंने अधिकारों को समाप्त कर दिया, और कई सारे ऐसे वर्ग थे जिसके विशेष अधिकारों को इन्होंने समाप्त कर दिया, और कई मामले ऐसे थे जिन पर इन्होंने रोक लगा दी। तो साथियों, वो सारी जानकारियां मैं आपको आज की इस क्लास के माध्यम से और एक अगली क्लास और भी होगी उसके माध्यम से पूरी विस्तृत तौर पर आपको उपलब्ध करवाऊंगा। और साथियों, बने रहिए क्लास में। मेरा पूरा वादा रहेगा, आपने 1857 की क्रांति के बारे में अगर जहां तक भी आज तक पढ़ा है उससे बेहतरीन क्लास आपको यहां पर मिलने वाली है। और प्लीज़ क्लास में बने रहिए, क्लास को लाइक कीजिए अपने सभी साथियों में जिन जिन ने 1857 की क्रांति के बारे में जानकारियां प्राप्त कर रखी हैं और जिन जिन ने नहीं कर रखी है, उन दोनों को ही शेयर कीजिए और देखिए, उनसे पूछिएगा कि भाई किस प्रकार का कंटेंट हमारे माध्यम से आपको प्राप्त हुआ है। साथियों, उनका 100% हार रहेगा कि भाई बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मैंने आपको उपलब्ध करवाया है। तो प्लीज़ बने रहिए, और हमारी अन्य क्लासेस देखने के लिए साथियों आप प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, वहाँ पर हमारी अन्य क्लासें भी मिलेगी जो कि पूरे बेहतरीन तरीके से मैंने इसी वे के अंतर्गत आपको स्टडी करवाई है, आपको उपलब्ध करवा दी है। तो प्लीज़ क्लास को बने रहिए और पुरानी क्लासों को भी अवश्य देखा कीजिए। आइए साथियों, शुरुआत करते हैं विद्रोह के प्रमुख कारणों के बारे में कि भाई कंपनी ने संधि कर ली है, अब इसके पश्चात में विद्रोह क्यों होता है। ठीक है, कुछ ऐसे कारण रहे होंगे कि भाई कंपनी ने संधि करने के पश्चात में कुछ स्पेशल कार्य ऐसे किए थे जिसके कारण विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार होती है और विद्रोह की ज्वाला भड़क उठती है। तो साथियों, क्लास में बने रहिए और देखते हैं, हम अब बात करेंगे विद्रोह के बारे में कि भाई विद्रोह के प्रमुख कारण कौन कौन से थे। तो साथियों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले कारण के बारे में। तो देखिए, मैंने लिख रखा है पॉइंट बनाकर कि भाई विद्रोह के आंतरिक मामलों में अंग्रेजों का बढ़ता हस्तक्षेप। साथियों, विद्रोह नहीं, माफ कीजिएगा, रियासतों के आंतरिक मामलों में अंग्रेजों का बढ़ता हस्तक्षेप पहला हमारा कारण है। तो इसके अंतर्गत साथियों मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट बना के लिखे हैं कि भाई देखिए, रियासतें थी, अब उनके अंतर्गत यानी कि उनके आंतरिक मामलों में भी कंपनी का हस्तक्षेप बढ़ने लगा था। अब किस प्रकार से कंपनी ने अपना हस्तक्षेप रियासतों के मध्य में स्थापित किया था, या फिर रियासतों के मामलों में अपना जो एक तरीके से प्रभाव स्थापित करने लगी थी। तो साथियों, वो जानकारियां मैं आपको बताने जा रहा हूं, और इन प्रभावों के कारण ही जो सामंत वर्ग था, शासक वर्ग था, या फिर जिन जिन व्यक्तियों के प्रभावों को इन्होंने कम किया था, वे लोग इनसे चिंतित रहते हैं और वह इसके प्रति आकर्षित होते हैं। तो इन्हीं के परिणाम स्वरूप सभी लोग एक साथ मिलते हैं और 1857 की क्रांति का जन्म यहाँ पर होता है। तो साथियों, बने रहिए। अब देखिए, बात करते हैं रियासतों के अंतर्गत या फिर आंतरिक मामलों में अंग्रेजों का बढ़ता हस्तक्षेप। यह पहला पॉइंट है, विशेष पॉइंट है, आप इसे नोट कीजिएगा। अब इस बिंदु के अंतर्गत साथियों मैंने कुछ जो पॉइंट्स होते हैं वो बेहतरीन तरीके से आपके लिए यहाँ पर प्रिपेयर किए हैं, तो बने रहिए। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसमें पहला पॉइंट यहाँ निकल कर आता है। तो देखिए, अंग्रेज संधि की शर्तों से परे जाकर कार्य करने लगे थे। बिल्कुल सही बात है कि भाई अंग्रेज जो लोग थे, यह जो संधि की शर्त हुई थी साथियों, संधि की शर्त एकमात्र शर्त थी कि भाई हम किसी बाहरी राज्य के द्वारा आपके राज्य पर आक्रमण करते समय आपकी सुरक्षा करेंगे। तो बस एकमात्र शर्त थी, परंतु कंपनी ने उन सभी शर्तों को या फिर उस शर्त को एक तरीके से याद न रखते हुए वह आगे बढ़ चुकी थी, यानी कि उन शर्तों का उल्लंघन इसने कर दिया था और वह आगे बढ़ने लगी थी। अब साथियों, वो आगे किस प्रकार से बढ़ती है तो वो जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखिए, अगला पॉइंट क्या होता है। तो प्रत्येक राज्य में पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति इनके द्वारा कर दी गई थी। आगे देखिए, पॉलिटिकल एजेंट क्या होता है। ठीक है साथियों, तो ये पॉलिटिकल एजेंट एक व्यक्ति होता है, एक पोस्ट होती है जो कि राज्य के अंतर्गत रहता है और राज्य के जो आपसी या फिर आंतरिक और जो बाहरी जो होते हैं संबंध, उन पर पूरी तरीके से नज़र रखता है। और अंग्रेज सरकार की ओर से यह व्यक्ति एक तरीके से नियुक्त होता है और यह अंग्रेजों के पक्ष में कार्य करता है या फिर उनके पक्ष में समर्थन में निर्णय लेने की योग्यता या फिर निर्णय लेने का कार्य करता है। तो साथियों, इस प्रकार से पॉलिटिकल एजेंट एक तरीके से वर्तमान में जो गवर्नर होता है उसकी तरह यह अपने राज्य में स्थापित कर दिया गया था, जो कि सेंट्रल से होता था। साथ तत्काल में सेंट्रल कौन था, तो सेंट्रल था अंग्रेज लोग। ठीक है, तो यह एक तरीके से अंग्रेजों का नियुक्त अधिकारी होता है जो कि अंग्रेजों के पक्ष में राज्य में कामकाज करता है और राज्य के आंतरिक मामलों में पूरी हस्तक्षेप करता है। और यह एक तरीके से पल पल की रिपोर्ट अंग्रेज अधिकारियों के पास में पहुंचाया करता था। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मैंने लिखा है शासक वर्ग, मंत्री, देखिए मैं लिखता हूँ शासक वर्ग, मंत्री, सामंतों व अन्य प्रमुख वर्गों के
अन्य प्रमुख वर्गों के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया या फिर कम कर दिया गया। देखिए कंपनी ने क्या किया था कि भाई कंपनी ने शासक वर्ग, मंत्री और जो सामंत होते हैं इनके अधिकारों को इन्होंने समाप्त कर दिया। समाप्ति का मतलब साथियों कुछ अधिकार समाप्त कर दिए और कुछ अधिकारों को इन्होंने शून्य कर दिया, यानी कि इनके अधिकारों में कमी हो चुकी थी। तो इस प्रकार से भी ये लोग भी सभी जो होते हैं यह एक तरीके से आकर्षित थे और 1857 की क्रांति साथियों इन्हीं के मध्य से निकल कर आती है। तो जानकारी साथियों आपको पूरे बेहतरीन तरीके से जब शासक वर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे, मंत्रियों के बारे में अध्ययन करेंगे, सामंतों के बारे में अध्ययन करेंगे, आपको प्राप्त होगी। आपको केवल एक टॉपिक ये जो मैंने बताया है यह बेसिक टॉपिक है, पूरे जो निचोड़ है, पूरा सार है। तो इसके अंतर्गत साथियों आपको संक्षिप्त में जानकारियां मैं दे रहा हूं और पूरे अब आगे की क्लासेस जो भी होगी उनमें पूरे डिटेल में, पूरे विस्तृत तौर पर क्रांति के कारण, फिर जो कोई छावनियां होती है वहां पर किस प्रकार से आक्रमण होता है, कौन कौन से घटनाक्रम होते हैं, किस किस अंग्रेज अधिकारी की मृत्यु होती है, कौन से परिणाम इस युद्ध के निकलते हैं या फिर इस क्रांति के कौन से परिणाम होते हैं, जो कि मैं आपको पूरे डिटेल में, पूरे विस्तृत तौर पर बताने वाला हूं। तो बने रहिए और आगे अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए राज्य के उत्तराधिकार विवाद, यानी कि जो उत्तराधिकार का विवाद होता है या फिर उत्तराधिकार का जो मामला होता है वो चीज़ है, अब विवाद है, सुरक्षा है, समारोह है और संबंध है। 4-5 पॉइंट होते हैं जो कि भाई होते भी हैं। अगर एक सामान्य व्यक्ति भी है तो उसका भी होता है, जैसे कि मैं हूं तो मेरे पुत्र मेरा उत्तराधिकारी होगा, मेरा किसी से विवाद भी हो सकता है, किसी से मेरे संबंध भी स्थापित हो सकते हैं, मैं किसी समारोह को आयोजित भी कर सकता हूं। तो उसी प्रकार से एक राज्य भी होता है तो राज्य के विवाद भी होते हैं, राज्य का उत्तराधिकारी भी होता है, राज्य के समारोह भी होते हैं, राज्य के संबंध भी होते हैं। तो इन सभी मामलों में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ने लगा था। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया था, जो पहला पॉइंट था हमारा मेन पॉइंट, कि भाई रियासतों के आंतरिक मामलों में अंग्रेजों का बढ़ता हस्तक्षेप। अगर एग्जाम में पूछें कि भाई किस प्रकार से हस्तक्षेप बढ़ रहा था, तो आप इस प्रकार से जो मैंने 4-5 पॉइंट्स आपको बताए हैं उन्हें बेहतरीन तरीके से तैयार कीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और हमारा इस पॉइंट के पश्चात में अगला पॉइंट है शासक वर्ग में असंतोष। यानी कि मैंने आपको बताया था शासक वर्ग में असंतोष किस प्रकार से होता है, तो वो जानकारियां हम आज की इस क्लास में प्राप्त करते हैं। देखिए हमारा शुरुआत करते हैं शासक वर्ग में असंतोष की, कि भाई किस तरीके से शासक वर्ग में असंतोष था। अब देखिए साथियों इस पॉइंट के अंतर्गत मैं आपको पूरे डिटेल में जहां जहां पर, यानी कि राजस्थान के जिस जिस राज्य में, जिस जिस रियासत में, जिस जिस रजवाड़े में एक तरीके से अंग्रेजों ने जो गलत कार्य किए थे शासक वर्ग के प्रति, वो जानकारियां मैं आपको प्रदान करने जा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए अंग्रेजों ने राज्यों के तत्कालिक शासकों को पदच्युत कर खुद के समर्थक शासकों को नियुक्त कर दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि भाई अंग्रेज अधिकारी होते थे, उन्होंने राज्यों के अंतर्गत एंट्री करते हैं और अपना प्रभाव स्थापित करते हैं, और उस प्रभाव के बीच में ही जो तत्काल में इस राज्य का शासक होता है उस शासक को पद से हटाकर अपने समर्थक व्यक्ति को शासक बना देते हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं हैं जो कि बड़े आम थी। तो देखिए साथियों इस प्रकार की घटनाएं कहां कहां पर होती हैं और इनके अलावा भी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। तो देखिए पहला पॉइंट हमारा होता है जोधपुर नरेश मानसिंह द्वारा अंग्रेज विरोधी भावना रखने के कारण जोधपुर लीजियम की स्थापना कर दी गई, ठीक है, तथा मानसिंह पर नजर रखी गई। आप समझ सकते हैं कि भाई जोधपुर शासक थे या फिर जोधपुर के नरेश हुआ करते थे मानसिंह, ठीक है। तो मानसिंह जो कि अंग्रेजों की विरोधी भावना रखते थे, अपने दिल के अंतर्गत वह अंग्रेजों की विरोधी भावना रखते थे और सामने से अंग्रेजों के प्रति वह संधि भी कर रखे थे। तो ठीक है, संधि भी कर रखी थी और अपने मन में वे अंग्रेजों के विरोध की भावना रखते थे, अंग्रेजों की यह पक्षकार नहीं थे। तो साथियों देखिए यहाँ पर अंग्रेजों को जो जानकारी मिलती है कि भाई मानसिंह हमारा विरोधी है और ये हमारे विरोधी गतिविधियों को यहाँ पर शरण दे रखा है। तो इस प्रकार से अंग्रेज अधिकारी आते हैं और इनके राज्य में जोधपुर लीजियम की स्थापना करते हैं, पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति करते हैं और उन सभी को कहते हैं कि भाई आप मानसिंह की प्रत्येक गतिविधि के ऊपर नजर रखिए और पूरे विशेष तौर से पूरे डीप में यहाँ पर इनके बारे में अध्ययन कीजिए कि भैया कौन कौन सी गतिविधि में शामिल हैं। और देखिए साथियों इन चीज़ों के अलावा भी मानसिंह पर ऐसे कई सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे कि भाई आप राज्य से बाहर की यात्रा नहीं कर सकते, आपके राज्य में कोई भी व्यक्ति आएगा तो वह हमारी अनुमति से आएगा, आप किसी अन्य राज्य से संबंध स्थापित नहीं कर सकते। इसके कई सारे साथियों कारण होते हैं, कई सारे मतलब अनेक सारे पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारे को अध्ययन करने होंगे। वो मैं आपको जोधपुर के इतिहास के अंतर्गत आपको बता चुका हूं। अगर आपने वो जानकारियां नहीं देखी है तो प्लीज़ साथियों आप जाइए सर्च बॉक्स में और लिखिए ऑनलाइन स्टडी ORG मारवाड़ इतिहास। आपको पूरे डिटेल में, पूरे विस्तृत तौर पर
आपको साथ ही मारवाड़ के पूरे इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं मानसिंह के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो आप लिख सकते हैं कि भाई ऑनलाइन स्टडी ORG जोधपुर शासक मानसिंह, आपको पूरी जानकारियां इनके बारे में जो क्लास मैंने ली थी वो आपको प्राप्त हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट होता है मानसिंह के सहयोगी रणजीत सिंह के बारे में। देखिए ठीक है साथियों, रणजीत सिंह कौन है? तो रणजीत सिंह साथियों शासक हुआ करते थे भरतपुर के। साथियों एक रणजीत सिंह और हैं जो कि पंजाब के हैं और वो केंद्रीय इतिहास का विषय है, यानी कि भारतीय इतिहास के अंतर्गत वे लोग आते हैं। आपको पढ़ना है रणजीत सिंह के बारे में जो कि हमारे भरतपुर के शासक हुआ करते थे। देखिए साथियों यहाँ पर यह मानसिंह के सहयोगी हैं। तो जिस तरीके से मानसिंह के साथ में व्यवहार किया गया था अंग्रेजों ने उसी प्रकार से रणजीत सिंह के साथ में भी व्यवहार किया था। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए डूंगरपुर के जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के दलपत सिंह को शासक नियुक्त कर दिया था। अंग्रेज लोग क्या होते हैं कि भाई अपने समर्थक को नियुक्त करते हैं, ठीक है। वो जहां भी देखते हैं, जहां भी पोस्ट खाली है तो वो देखते हैं कि भाई हमारा समर्थक व्यक्ति नियुक्त हो या फिर उसकी पोस्टिंग वहां पर होती हो तो बहुत बेहतरीन होगा। तो इसी प्रकार से उन्होंने देखा कि भाई जसवंत सिंह पर उन्होंने अयोग्य शासक होने का या फिर एक तरीके से जो गलत शासन करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने बेवजह हमारे जो जसवंत सिंह शासक थे डूंगरपुर के तत्कालिक, उन्हें पद से हटाकर प्रतापगढ़ के दलपत सिंह जो कि अंग्रेजों के समर्थक थे उन्हें नियुक्त कर दिया था। तो साथियों आप समझ सकते हैं कि भाई अंग्रेजों ने इतनी बड़ी एक तरीके से उनकी हिम्मत हो चुकी थी कि भाई वो शासक को भी हटा सकते थे और किसी अन्य व्यक्ति को शासक बना सकते थे। तो देखिए इस प्रकार से ये 3-4 प्रमुख कारण हैं जो कि मैंने बताए हैं। अब इनके अलावा भी आगे भी हैं, आप बने रहिए क्लास में और बेहतरीन तरीके से अध्ययन कीजिए। अब देखिए साथियों अगला पॉइंट होता है तो भाई जयपुर में राजमाता भटियाणी देवी, ठीक है, जयपुर में राजमाता भटियाणी देवी के अधिकारों पर इन्होंने कुठारघात किया था। कुठारघात का मतलब होता है कि वो उनके अधिकारों को समाप्त कर दिया या फिर उन्हें कम कर दिया था, ठीक है। इसके अलावा भी उन्होंने सांबर पर अधिकार कर लिया था। देखिए साथियों सांबर क्या है? सांबर एक तरीके से एक नमक की बहुत बड़ी झील है या फिर नमक पाए जाने वाला एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो कि हिंदुस्तान के लगभग 10% से ज़्यादा साथियों नमक का उत्पादन करती है सांबर झील। तो यह झील साथियों तत्काल में जयपुर राज्य के अधीन आया करती थी और ये जयपुर राज्य की आय का बहुत बड़ा एक मुख्य स्रोत हुआ करती थी, परंतु अंग्रेजों ने इसे हड़प लिया था और अपने अधीन यहाँ कर लेते हैं और अंग्रेज लोगों का यहाँ पर अधिकार स्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार से जयपुर राज्य की जो आय होती है, जो इनकम होती है, वह बड़ी ही हानि उसे होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए परिणाम स्वरूप राजमाता भटियाणी देवी के अधिकारों को कम करना और जो सांबर क्षेत्र पर अधिकार करना, इनके परिणाम में जनता ने यानी कि अंग्रेज जो अपने राजस्थान की जनता थी, जयपुर की जनता थी, उन्होंने मिलकर जनता ने कैप्टन ब्लैक की हत्या कर दी थी। देखिए साथियों कैप्टन ब्लैक कौन होता है? तो ये जो एडिशनल गवर्नर होते हैं, जो एक तरीके से पॉलिटिकल एजेंट होते हैं, उनसे ऊपर का अधिकारी होता है जिसे AGG के नाम से जाना जाता है। तो AGG की इसने यानी कि AGG के जो एक तरीके से सहयोगी हुआ करते थे कैप्टन ब्लैक, तो इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करते हैं आप AGG की फुल फॉर्म के बारे में तो आप लिख सकते हैं एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल की जो सहयोगी हुआ करते थे उन सहयोगी का नाम है कैप्टन ब्लैक। तो कैप्टन ब्लैक की हत्या जनता ने एक तरीके से कर दी थी। एग्जाम में कई बार आता भी है कि भाई कैप्टन ब्लैक की हत्या कहाँ पर हुई थी, तो ये जयपुर की जनता के द्वारा करी गई थी और कारण क्या थे तो मैंने आपको बता दिए हैं कि भाई भटियाणी देवी जो कि राजमाता हुआ करती थी, उनके अधिकारों को अंग्रेजों ने कम कर दिया था। और उसके अलावा दूसरा मुख्य कारण होता है कि भाई अंग्रेजों ने जयपुर की आय का मुख्य स्रोत सांबर झील पर अधिकार कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैंने बताया था कि भाई अलवर में बन्ने सिंह व बलवंत सिंह, देखिए साथियों दो व्यक्ति हैं, बन्ने सिंह और बलवंत सिंह, दोनों भाई हैं। तो इनके मध्य में विवाद होता है। तो उस विवाद में अंग्रेजों ने अपने टांग उसाड़ी थी। तो एक तो यह पहला कारण था। दूसरा होता है भरतपुर के शासक बलदेव सिंह की मृत्यु के पश्चात में उसके उत्तराधिकारी का जो विवाद होता है उसमें अंग्रेजों ने अपना हस्तक्षेप किया था। और उसके अलावा तीसरा कारण होता है जो कि भाई कोटा राज्य में विवाद पैदा कर कोटा का विभाजन इन्होंने करवा दिया था। देखिए साथियों कोटा राज्य था, बड़ा ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, परंतु कोटा के शासक राम सिंह और जालिम सिंह के जो पौत्र हुआ करते थे मदन सिंह झाला, ठीक है, मदन सिंह यानी कि राम सिंह और मदन सिंह के मध्य में अंग्रेजों ने विवाद उत्पन्न करवाया और कोटा राज्य का विभाजन पूरी तरीके से इन्होंने करवा दिया था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भाई राज्य का विभाजन हो चुका है। यहाँ पर जोधपुर लीजियम की स्थापना हुई है, शासक के ऊपर नज़र रखी जा रही है और उसके अलावा उसके सहयोगियों के साथ में भी बुरा व्यवहार किया गया है।
शासक को पदच्युत कर दिया गया है और अन्य शासक व्यक्ति को शासक बना दिया गया है, राजमाता के अधिकार कम कर दिए और जो सांबर झील थी उस पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। और कई ऐसे परिणाम जो भी देखते हैं भाई, ऐसे मुद्दे थे, ऐसे मौके थे जहां पर अंग्रेजों ने राज्य के आंतरिक मामलों, जिन मामलों में उन्हें हस्तक्षेप नहीं करना था उनमें भी इन्होंने हस्तक्षेप किया, उनमें भी अपनी राय रखी। तो इस प्रकार से पूरा शासक वर्ग इनसे नाराज था। और उससे पहले हमने पढ़े थे बेसिक पॉइंट्स, जहां पर कह सकते हैं कि भाई संधियां की शर्तों से परे जाकर इन्होंने कार्य किया था, पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति करी, शासक वर्ग, मंत्री, सामंत, इन जो वर्गों के अधिकारों को कम कर दिया या फिर समाप्त कर दिया। ठीक है, आगे बात करी थी हमने कि भाई समारोह, संबंध, विवाद, सुरक्षा और उत्तराधिकार के मामलों में भी इन्होंने अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। तो साथियों, इस प्रकार से हमने आज की इस क्लास में 2 पॉइंट पढ़े हैं और अगली क्लास में भी हम इसी जो क्लास को कवर करेंगे, पूरे आगे तक लेकर जाएंगे कि भाई जो प्रमुख कारण थे उनके बारे में हम अगली क्लास में और अध्ययन करेंगे। तो प्लीज क्लास में बने रहिए, क्लास को लाइक कीजिए और अगर आपको आज की क्लास बेहतरीन लगती है तो प्लीज इसे एक तरीके से शेयर कीजिएगा और अपने सभी साथियों को इस क्लास के बारे में बताइएगा। मैं आप सभी के लिए साथियों सदैव प्रयासरत रहूंगा कि भाई इसी तरीके से मैं आपके लिए कंटेंट लेकर आता रहूं और बेहतरीन तरीके से आपको जानकारियां प्रदान करता रहूं। आपके मन में साथी विचार तो आता होगा कि भाई मैं लिखकर क्यों लाता हूं, तो देखिए आपके समय की बर्बादी ना हो, इसीलिए मैं कुछ समय पहले ही लिखने का प्रयास करता हूं और पूरे संक्षिप्त में, पूरे विशेष तौर पर जिस तरीके से आप भी नोट्स को तैयार कर सके उसी तरीके से मैं यहां पर लिखता हूं, ताकि आपको नोट्स बनाने में भी एक तरीके से हेल्प मिलती रहे। कई बार मुझे कमेंट मिलता है कि भाई आपने पहले क्यों लिख लिया, तो साथी उसका कारण यह रहता है, आप इसे नोट कीजिएगा और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।